अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो उसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है और बहुत मज़ेदार स्टोरी है और ये हमें दरवेश के नाम से एक साहब हैं, उन्होंने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो पंजाब से है और ये जो वाक़या ज़िक्र करते हैं अपने ग्रेट ग्रैंडफ़ादर का ज़िक्र करते हैं। ये बताते हैं कि इनके फ़ादर के जो ग्रैंडफ़ादर थे उनके अंदर शुरू से बहुत शौक़ था कि वो स्टडीज़ करें, तालीम हासिल करें। हालांकि आप अंदाज़ा लगाएं 100 साल पहले जब तालीम का इतना रुझान नहीं हुआ करता था, नॉर्मली लोग इतना फॉलो नहीं करते थे इन सब चीज़ों को या पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, तो उस दौर में वो कोशिश करते थे कि वो तालीम हासिल कर सकें। पुराना दौर था, गांव का दौर था और जितना हो सकता था उन्होंने शुरू में तालीम हासिल की। ये बताते हैं कि शायद उनकी जो तालीम थी वो 6 या 7 क्लास तक हो चुकी थी। अब उसके बाद पढ़ना ज़ाहिर सी बात है घर वालों के लिए भी मुश्किल था कि वो उनको पढ़ा सकें, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग लोग नहीं हुआ करते थे। फिर गांव का दौर था, पुराना दौर था, लाइट नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी और एक तरह से अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था उस वक्त। खैर, जब ये मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सके जो ये करना चाहते थे, तो इनके अंदर जो शौक़ था वो जागता रहा और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ये करते रहे। जैसे कि जब इनको पता चलता कि कहीं से भी कोई भी लेक्चर इनको मिल सकता है, कोई बुक मिल सकती है, तो ये वहाँ पहुँच जाते। और ऐसे ही जब इनको पता चलता कि कोई स्पीच होने वाली है या कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो इनके इलाके में या इनके गांव में आने वाला है, तो ये उसमें भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते। इनका मोटिव जो था वो बेसिकली एजुकेशन था और ये उसके लिए हर कोशिश करने को तैयार थे। अब इसी तरह ये बताते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इनके जो ग्रैंडफादर थे उनको पता चला कि गांव के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो बहुत साहिब इल्म है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। अब जब इनको ये पता चला तो जाहिर सी बात है इनकी पहली कोशिश ये थी कि मैं डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकूं। और जब कोशिश के बावजूद ये डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं कर सके तो इन्होंने क्या किया कि वो जो शख्स था, यानी गांव के अंदर जो ऐसा बंदा मौजूद था जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी या जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, उसके पोते से इन्होंने दोस्ती की। यानी कि इल्म हासिल करने के लिए बेसिक मोटिव इनका ये था कि एजुकेशन हासिल करें और उसके लिए इन्होंने उसके पोते से दोस्ती की ताकि उसके पोते के ज़रिए ये उस आदमी तक पहुंच सकें। अब ये अपने मोटिव पे काम कर रहे थे, लिहाजा इन्होंने उस पोते से दोस्ती बढ़ाई और जब उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार तुम्हारे जो दादा हैं उनके पास जो भी मालूमात हैं या जो भी नॉलेज वो रखते हैं या जो भी बुक्स ख़ास तौर पे उनके पास अवेलेबल हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ या मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। अब अगर हम डायरेक्ट उनसे मांगेंगे तो शायद वो हमें ना दें, लिहाजा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसा सिलसिला करो या ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि किसी भी तरह उनकी जो बुक्स हैं तुम मेरे पास ला के दे सको। और ये मेरा तुमसे वादा है कि जब मैं उन बुक्स को पढ़ लूँगा या उनसे नॉलेज हासिल कर लूँगा तो तुम्हें वापस कर दूँगा और दोबारा तुम अपने दादा के पास रख देना। ये बताते हैं कि उनका जो पोता था वो इनकी बातों में आ चुका था, लिहाजा उसने चुपके से 2 बुक्स निकाली और वो जो 2 बुक्स थीं वो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर को ला के दे दी। और इन्होंने जैसे ही वो बुक्स हासिल की तो इन्होंने अपना जो कमरा था या अपना जो घर था उसकी एक मशान बनी हुई थी, वहाँ पे जाके छुपा दी। अब ये बहुत खुश थे, इनको जो इनका मिशन था उसमें कामयाबी मिल चुकी थी, इनके पास बुक्स आ चुकी थी और ये इस गलत फहमी में थे कि ये बुक्स पढ़ेंगे इनके पास भी वैसे ही नॉलेज होगी, वैसे ही स्ट्रांग हो जाएंगे, ये वैसे ही मालूमात इनको मिल जाएंगी जैसे कि उस आदमी के पास थी जो गांव में मशहूर था, जो बहुत पावर्ड था, जो बहुत नॉलेजेबल था। खैर, ये जो 2 बुक्स थी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके चुपके चुपके उनको देखना शुरू किया। तो ये जो 2 बुक्स थी इनमें एक बुक थी जो जादू टोने के ऊपर थी और दूसरी जो बुक थी वो जानवरों की बोली या जानवर जिस तरह बात करते हैं उसके हवाले से थी। अब इन्होंने पहले जो जानवरों वाली बुक थी उसको पढ़ना शुरू किया, उसको स्टडी करते रहे आहिस्ता आहिस्ता करके, तो इनको पता चलना शुरू हुआ कि बर्ड्स किस तरह बात करती हैं या किस तरह से वो इशारे करती हैं। ख़ास तौर पे जो चिड़ियाँ हुआ करती हैं वो किस तरह आपस में बात करती हैं, एक दूसरे को किस तरह मैसेज देती हैं, किस तरह मैसेज कन्वे करती हैं। और अल्लाह ना करे कोई ख़तरा हो, कोई मुसीबत हो या आने वाली मुसीबत हो, तो बर्ड्स को या परिंदों को उनके बारे में कैसे पता चलता है।
अब जैसे जैसे ये बुक पढ़ते चले आ रहे थे वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस करते चले आ रहे थे, और जब जब ये एक्सपीरियंस करते थे तो बिल्कुल एक्यूरेट इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। यानी कि जो कुछ इस बुक में लिखा था, अभी तक ये मनोवन उससे मुतमईन थे और इनको पता था कि जो भी इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही है ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह की परसेप्शन हमारी सोसाइटी में भी होती है। जैसे कि अभी एक अर्थक्वेक आया था तुर्की में, तो ये भी एक फेमस हुआ हुआ है कि वहाँ पे जो एनिमल्स थे या बर्ड्स थे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो चेंज हुई हुई थी। इसी तरह पहले भी हो चुका है, सुनामी के हवाले से भी इस तरह की बातें की आ चुकी हैं। और नॉर्मली जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं या ग्रैंडफादर हैं या हमारे जो आबा अजदाद हैं वो इस तरह की बातें किया करते हैं। ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया और पाकिस्तान में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई आफत आने वाली हो, तो परिंदों को, एनिमल्स को, ख़ास तौर पर चिड़ियाओं को पता चल जाता है। यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ इशारे देते हैं, और इन इशारों का मतलब होता है कि कोई ना कोई कैजुअल्टी होने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। खैर, किस्सा मुख्तसर या आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपीरियंस कर रहे थे। वही पुराना दौर था, पुराने लोग थे, वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं था, और जब वॉशरूम जाना होता था तो घर से दूर कोई जगह बनाई गई थी, वहाँ पे जाके लोग वॉशरूम से फ्री हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक दिन था, इनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, और जैसे ही इनको ज़रूरत महसूस हुई तो ये वॉशरूम के लिए घर से दूर जो जगह बनी हुई थी वहाँ चले गए। अब जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि जो बर्ड्स हैं वो अजीब सा यानी एबनॉर्मल बिहेव कर रही हैं। और ये जो एबनॉर्मल बिहेव था ये वैसे ही था जैसा इन्होंने पढ़ा था। यानी कि अगर बर्ड्स इस तरह का बिहेव करें, या स्पेसिफिकली एक चिड़िया थी वो इस तरह का बिहेव करे, तो उसका मतलब है वहाँ पे कोई ख़तरा है। लिहाजा ये वॉशरूम के लिए गए थे, लेकिन जब इन्होंने चिड़िया का या बर्ड्स का इस तरह का बिहेवियर देखा तो ये वहाँ से हट गए और दूर जाके खड़े हो गए। अब ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ पे कोई मुसीबत आने वाली थी। ये बताते हैं कि मुझे वहाँ पे खड़े हुए 5 मिनट ही हुए थे कि 5 मिनट बाद मैंने देखा एग्जैक्टली वही जगह जहाँ पे मैं वॉशरूम के लिए जाता या वहाँ जाके वॉशरूम से फ्री होता, वहीं से एकदम एक बहुत बड़ा सा 5-6 फीट का सांप निकल आया है। और ये कन्फर्मेशन थी इस नॉलेज की या इस मालूमात की कि बर्ड्स का जो मैंने बिहेवियर स्टडी किया है, ऐसा ही होता है कि जब बर्ड्स इस तरह का बिहेव करें तो वहाँ पे उस हिस्से में कोई मुसीबत आने वाली है। अब इनका जो यकीन था वो बिल्कुल कामिल हो चुका था, और ये यही सोच रहे थे कि अगर मैं वहाँ पे बैठता या मेरे पास ये नॉलेज नहीं होती तो यकीनन सांप मुझे काट लेता या मुझे नुकसान हो जाता। खैर, ये बहुत खुश थे और अपनी नॉलेज पे भी बड़ा गुरूर कर रहे थे या फ़ख्र कर रहे थे। और इसी खुशफहमी में इन्होंने अब जो दूसरी बुक थी, जो जादू टोने के मुतालिक थी, जो ब्लैक मैजिक के मुतालिक थी, या जो सिफली अमल के मुतालिक थी, वो पढ़ना शुरू की। अब ये बताते हैं जैसे जैसे इन्होंने वो पढ़ना शुरू की तो उसके जो उन्वान थे या उसके जो सब्जेक्ट्स थे या हेडिंग्स थी वो इसी तरह की थी कि अगर आप इस जानवर को मार दें तो उसका ये रिज़ल्ट होता है, अगर आप इस जानवर को मार के इसकी हड्डियों को सुरमा आँखों में लगा लें तो आपको ये नज़र आने लगता है, अगर आप कुछ इस तरह का काम करें तो ऐसा हो जाता है। यानी जितनी भी नेगेटिव बातें थी, शैतानी बातें थी, वो सारी उस बुक में मौजूद थी, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। अब इनका ऑलरेडी बिलीव जो था वो कायम हो चुका था इन किताबों पे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुके थे और वो एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक एक करके जितने भी टॉपिक्स थे वो पढ़ते चले गए, और जो जो इन्फॉर्मेशन इनको मिल सकती थी वो मिलती चली गई। अब इसमें से कोई भी इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया था, लेकिन इनको कामिल यकीन था कि जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं करूँगा तो जैसा लिखा है वैसे ही होगा। गर्ज़ की जितनी भी नेगेटिव बातें थीं या नेगेटिव एनर्जीज़ थीं, उनको किस तरह एक्टिव किया जाता है या किस तरह उनसे काम लिया जाता है, ये सारी मालूमात इनको आहिस्ता आहिस्ता करके आती चली आ रही थी। अब अगला स्टेप जो था, जो सबसे मुश्किल था, वो एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत नेगेटिव काम था, और इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको इस काम को करने के लिए किसी भी ऐसे शख्स की हड्डी चाहिए होगी जिसकी जो डेथ है वो अमावस की रात में हुई हो या उससे आगे या पीछे एक रात में हुई हो, और उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत एक्सट्रीम था, यानी इनको बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रही थी। अगर ये ऐसा कर लेंगे तो इनकी पावर में इजाफा हो जाएगा और जो ये चाहते हैं वो कुछ होगा। बज़ाहिर ये एक मुश्किल मिशन था, लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन थी यानी उसके जो एडवांटेजेस थे या उसका जो आउटकम था ये उससे बहुत मुतासिर थे, और इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे। इसी तरह ये स्टडी कर रहे थे, इसी किताब को बार बार पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनको ये किताब पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, और जब इनको नींद आने लगी तो इन्होंने क्या किया कि तकिया रखने के बजाय इसी किताब को रखा, उस पर सर रखा और सोने की तैयारी करने लगे या नींद में जाने लगे। अब जैसे ही इनकी आंख लगी
तो एकदम से ऐसा लगा कि कोई इनको हिला रहा है या इनको झंझोड़ रहा है। और जब ऐसा इनको महसूस हुआ तो ये उठ के बैठ गए। इनके करीब व जवान में कोई मौजूद नहीं था। ये जो बुक थी, शायद ये बुक ही चाह रही थी कि वो इसके ऊपर से सर हटा लें। खैर, ये उठ के बैठ गए, सर हटा लिया इन्होंने उस किताब पे से। और इनको ये मैसेज मिला कि इस किताब के ऊपर ना आपने कोई वज़न देना है, ना सर रखना है। लेकिन जो मेन एजेंडा था या मेन पॉइंट था वो इनके जहन में था कि इनको एक ऐसा काम करना है जिसमें इनको एक ऐसे मरे हुए बंदे की हड्डी चाहिए जो अमावस की रात में या उससे एक दिन पहले या उसके बाद मरा हो। अब ये उस काम को करना चाहते थे क्योंकि वो करने के बाद इनको बहुत सारी पावर्स मिल जानी थी। लिहाजा इन्होंने अब कोशिश करना शुरू की और होमवर्क करना शुरू किया कि किसी ऐसे शख्स का पता चले जो अमावस की रात में या उसके आगे या पीछे मरा हो। काफ़ी कोशिशें की तो इनको पता चला कि साथ वाले गांव में एक औरत की डेथ हुई है और वो ठीक अमावस की रात जो थी उसके अगले दिन हुई है। अब ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी उनके लिए। खैर बहरहाल इसके ऊपर काम तो करना था क्योंकि इनको बहुत सारी पावर्स चाहिए थी, नॉलेज चाहिए थी। ये चाहते थे कि इनके काम जो हैं ये जैसे चाहें वैसे हो जाएं। खैर इसी चक्कर में इन्होंने सोचा कि मैं रात के टाइम में कब्रिस्तान जाऊंगा, एक लालटेन लेके जाऊंगा और एक वाइट कपड़ा जो है उसमें इन्होंने हड्डियां डालनी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ जाके कब्रिस्तान से उस औरत की कोई हड्डी निकालूं और जो मेरा मिशन है उसके बाद वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये बताते हैं कि ये वहाँ पे पहुँचे और वहाँ जब ये पहुँचे वहाँ पे इन्होंने देखा कि वो जो औरत थी उसकी जो कब्र थी या जो भी उसका रिलीजन था उसके मुताबिक जो उसको जलाया गया था या दफनाया गया था, तो ये कोशिश करने लगे कि उसकी हड्डी मिल सके। और बिलाखिर काफ़ी कोशिशों के बाद इनको यकीन हो चला कि यहाँ पे इस औरत की हड्डी मौजूद है जिसकी अमावस की रात के अगले दिन डेथ हुई थी। और वो जो वाइट कपड़ा लेके आए थे उस वाइट कपड़े के अंदर उन्होंने इस हड्डी को रखना शुरू किया या समेटना शुरू किया। ये अकेले वहाँ पे मौजूद थे, लालटेन इनके हाथ में थी, पुराना दौर था, रात का टाइम था, एक खौफनाक मंजर था जो इनके सामने मौजूद था। लेकिन इस स्टेज से निकलने के बाद जो कामयाबी थी या जो इनके काम बनने थे या जो इनके पास पावर आ जानी थी, ये उसको देख रहे थे। इसलिए ये जो खौफ था उसको नज़रअंदाज किया हुआ था इन्होंने। जैसे तैसे करके इन्होंने हड्डी समेटी और एक बराबर में पत्थर पड़ा हुआ था या टीला था, वहाँ जाके बैठ गए और उसके बाद जो अमल करना था उसको करने की तैयारी करने लगे। इसी दौरानिए में इनको महसूस हुआ जैसे सराउंडेड इनको आवाज़ आना शुरू हुई है। और ये जो आवाज़ है वो इस तरह से आ रही है जैसे पानी के अंदर आप जब जाल फेंकते हैं या पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं तो उससे जो आवाज़ क्रिएट होती है ना, तो उस तरह की पानी पे कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है। ये जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस तरह की कोई आवाज़ आए। चलें, आवाज़ आ भी रही है तो इतनी रात में कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा, पहले तो सिर्फ ये आवाज़ आना शुरू हुई जैसे पानी में कोई चीज़ बार बार गिर रही है तो उससे जो आवाज़ क्रिएट होती है वो आ रही थी। मुसलसल ये गौर करते रहे, थोड़ा सा डर अब इनको लगना शुरू हुआ। तो जो अगली आवाज़ आई वो एकदम से किसी के हंसने की या कह कह लगाने की आना शुरू हुई, जैसे कोई हंस रहा होता है या इनका मजाक उड़ा रहा होता है या कह कह लगा रहा होता है। तो उस तरह से कोई हंस रहा था और जो भी हंस रहा था या हंस रही थी वो इनके सामने नहीं थी। अब ये इस चक्कर में थे कि जल्दी जल्दी हड्डी को समेटें या जो भी अमल करना है वो अमल करें और अगली स्टेज पे आ जाएं या यहाँ से निकल जाएं। लेकिन मुसलसल वो जो हंसने की आवाज़ थी या कह कह लगाने की आवाज़ थी वो बढ़ती चली जा रही थी। अब जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे इनका खौफ बढ़ता चला जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके जहन में थी, बहुत सारे ख्यालात थे जो इनके जहन में थे, बहुत सारे सवालात थे जो इनके जहन में जन्म ले चुके थे। और जब ये आवाज़ मुसलसल बढ़ती रही, खौफ का आलम इन पे तारी हो चुका था। अब समझ नहीं आ रहा था कि अमल कंप्लीट करूं या यहाँ से चलता बनूं। खैर जैसे तैसे करके जल्दी से उन्होंने पोटली में हड्डियों को बांधा और जो भी करना था वो करना शुरू किया। अब जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने अपना काम समेटा और इसी दौरानी में वो जो आवाज़ थी वो बढ़ती चली आ रही थी। और अब इनको महसूस हो रहा था जैसे इनके कुछ कदम के फासले पे कोई मौजूद है, इनको देख रहा है और देखने के साथ साथ मुसलसल इन पे हंस रहा है। अच्छा, साथ साथ ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये जो हंसने की आवाज़ आ रही है ये किसी मर्द की आवाज़ है। कोई मर्द है जो इनके करीब मौजूद है और इन पे देखकर या इनकी सिचुएशन को देख के हंस रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी वो काम समेटा और आहिस्ता आहिस्ता करके गांव की तरफ चलना शुरू किया। एक हाथ में लालटेन मौजूद है, सर्द भयानक रात है, दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है और शदीद किस्म का एहसास हो रहा है कि कोई ना कोई इनके करीब मौजूद है जो इन पे हंस रहा है या इनको देख रहा है या इनको देखा जा रहा है। जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ कदमों के साथ गांव की तरफ ये चलना शुरू हो गए। अब ये सोच रहे थे कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ।
मैं तो पावर हासिल करना चाहता था, मैं ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन मैं तो अभी से डरना शुरू हो गया हूँ। या ये कौन चीज़ है जो मेरे पीछे पड़ चुकी है। तेज़ी तेज़ी से ये कदम गाँव की तरफ बढ़ा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें, सारी बातें जो उस किताब में मौजूद थी रिकॉल कर रहे थे। तो ये रिकॉल करते करते इनके जहन में आया कि उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर आप ये अमल करेंगे या जब आप ये अमल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई ना कोई वाक़या हो, कोई ना कोई एंटिटी या नेगेटिव एंटिटी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके सराउंडेड एरिया में मौजूद है तो उसको तलाश करने की या उसको सर्च करने की कोशिश ना करें। और साथ साथ यह है कि जब आप आगे चल रहे हो और आपको महसूस हो कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है या कोई हंस रहा है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो आपका आखिरी वक्त होगा, आपको उसी वक्त वहीं पे जान से मार दिया जाएगा। ये जैसे ही इनको रिकॉल हुआ तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा और समेटा, मजबूत किया अपने दिमाग में, और इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि अब डरना नहीं है। ये जो कुछ भी पीछे से आवाज़ दी आ रही है, कोई हंस रहा है, इसको मैंने घास नहीं डालनी, ना इसकी तरफ पलट के देखना है, ना इसको कोई रिस्पॉन्स करना है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्स करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरी जान को ख़तरा हो जाएगा। अब बात इससे आगे बढ़ती है, और बात इस तरह से आगे बढ़ती है कि पहले जो इनको देख के हंस रहा था या इनको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहा था, उसने अब हंसने के बजाय इनको पीछे से इनका नाम लेके आवाज़ देना शुरू कर दी है। और जब पहली आवाज़ इन्होंने सुनी तो ये हक्का बक्का रह गए। और आवाज़ जो आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि कोई इनका फैमिली मेम्बर है जिसकी आवाज़ है, यानी कि इनके फादर की आवाज़ है, इनकी मदर की आवाज़ है। जब भी वो इनका नाम लेके पुकार रहा है तो कभी ऐसा लगता है इनकी माँ इनको पुकार रही है, कभी ऐसा लगता है इनका बाप इनको पुकार रहा है, कभी ऐसा लगता है कि इनका भाई इनको पुकार रहा है। खैर, ये जैसे तैसे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए गांव की तरफ चल रहे हैं और मुसलसल इनको इनका नाम लेके आवाज़ दी आ रही है। तेज़ी तेज़ी से जितना जल्दी हो सकता था गांव पहुँचे। और जब ये गांव पहुँचे तो उसके बाद मंजर बदलता है। अब इनको लग रहा है कि पीछे जो आ रहा था, ये जो आवाज़ें दे रहा था, वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई हैं। ना कोई पीछे फॉलो कर रहा है, ना किसी की हंसने की आवाज़ आ रही है, ना कोई मेरे पीछे मौजूद है। अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, माहौल बहुत साजगार था, मुतमईन थे, और इनको लग रहा था कि अब पीछे जो भी आ रहा था उसने आना छोड़ दिया है, मेरा शायद मिशन अकम्प्लिश हो चुका है, मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पावर्ड हो जाऊँगा, अब मेरे पास ताकत होगी, मैं जो चाहूँगा करूँगा। ये सारे ख्यालात या खुशफहमी आप इनको कह लें, इनके जहन में मौजूद थी, और ये इसी खुशफहमी की बुनियाद पे आगे बढ़ते चले आ रहे थे। और जैसे जैसे अपने घर के करीब पहुंचते चले आ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि इनकी मंजिल बस बहुत करीब है। लेकिन जब ये अपने घर पहुंचे तो वो मंज़र बदल चुका था, मामला चेंज हो चुके थे। इनको एकदम से शदीद सर्दी लगना शुरू हुई, हालांकि रास्ते में नहीं लग रही थी। एकदम से इनके दांत जो थे उन्होंने कपकपाना शुरू कर दिया। इन पे एक अजीब सी कैफियत थी जो तारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इनका जिस्म, इनके पाँव, इनके हाथ इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये कुछ भी बात करना चाह रहे हैं तो बात नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ भी बोलना चाह रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके इनके जिस्म में दर्द शुरू हुआ, और ना सिर्फ दर्द शुरू हुआ बल्कि ये जो दर्द था बुखार में तब्दील हो गया। और देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर शदीद बुखार में तपने लगे। सारे घर वाले जो थे वो इनको देखने लगे कि एकदम से इनको क्या हो गया है, ये कहाँ से आ रहे हैं, और इनकी इस कदर शदीद तबीयत ख़राब कैसे हो चुकी है। खैर, घर वाले जो उस दौर के हिसाब से कर सकते थे उन्होंने किया, हकीम से रब्ता किया, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया, उसके साथ साथ दवाएं मंगवाईं, झाड़ फूँक की, जो कुछ हो सकता था कि इनका बुखार उतरे, इनकी तबीयत सही हो, वो सब किया जाता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। इनकी जो तबीयत थी वो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। अब जब हालत बिल्कुल गैर हो चुकी तो इनके जो फादर थे उन्होंने सोचा कि आगे पीछे के जो लोग हैं उनसे मशवरा करूं। उनसे जब मशवरा किया गया तो दूर एक गांव में एक साहब थे जो बहुत दानिश्वर थे, बहुत साहिब इल्म थे, जो इस तरह की चीज़ों को देखा करते थे, जो लोगों का इलाज किया करते थे। तो उनसे रब्ता किया गया, और जब उनसे रब्ता किया गया तो वो जो साहब थे उन्होंने इनको देखा और देखते ही बोल दिया कि ये जो तुम काम कर रहे हो या जो तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो, इसका अंजाम मौत है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहाँ से, उस कब्रिस्तान से, उस शमशान घाट से खैरियत से वापस आ गए, क्योंकि मुसलसल वो तुम्हारे पीछे आ रहा था। अगर तुम एक दफ़ा भी उसको पलट के देख लेते या जब वो तुम्हें आवाज़ दे रहा था उसको रिप्लाई कर देते तो उसी वक्त तुम्हारी डेथ हो जाती, क्योंकि जब जब तुम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती चली आ रही थी। और जैसे ही तुम गांव के अंदर एंटर हुए हो वो भरपूर तौर पे ताकतवर हो चुका था।
लेकिन वो किसी भी हिसार की वजह से या कोई भी वजह ऐसी थी जिसकी वजह से वो गांव के अंदर एंटर नहीं हो सका। अदरवाइज़ तुम हमारे दरमियान मौजूद नहीं होते। ये सारी बातें सुनने के बाद ये बड़ा हैरान थे कि मेरे कुछ बताने से पहले ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास मौजूद है। और ये साथ साथ शर्मिंदा भी थे, क्योंकि इनका मिशन तो ये था कि ये पावरफुल बन जाएं, नॉलेजेबल बन जाएं, लेकिन जो इनके साथ होने वाला था वो उल्टा इनकी जान लेने वाला था। खैर बहरहाल ये बहुत खुश थे कि मेरी जान बच गई, और जो भी बुक्स वगैरह इन्होंने हासिल की थी वो उस साहिब इल्म आदमी को या उस दानिशवर आदमी को दे दी, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन साहब के पास वापस पहुंच गई जिनकी ये बुक्स थी या जिनकी अमानत थी। और उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली कि मालूमात जितनी ज़रूरी होती हैं उतनी बेहतर होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। उसके बाद भी काफ़ी अर्से तक इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब रही, इनको बहुत डरावने ख्वाब आते रहे, कभी कभी ऐसा लगता है कोई इनके करीब मौजूद है। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके इनकी ज़िंदगी गुजर गई और अपनी तबई मौत ही मरे। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की थी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे और हम सब की हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।